डायग्राम में दिखाऊंगा जो गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएंगी, आप उनको देखें, लेकिन अपने नोट में उनको वैसे नहीं बनाना है। आपको अपने नोट में कैसे बनाना है, जैसे मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा ठीक वैसे ही हूबहू अपने नोट में आप बनाइएगा, ठीक है। जिससे न केवल आपकी समझ विकसित होगी, आप कहीं ना कहीं आंसर देने और प्रश्न को समझने की स्थिति में भी आएंगे, क्योंकि प्रश्नों का लेवल अच्छा है सर, है ना ये चीज। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी में आपको कुल मिलाकर 8 टॉपिक हैं जिनका अध्ययन आप लोगों को करना है। और यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि है ऊतक यानी टिश्यू। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पोषण, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ। ये यहाँ से प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। एक पल ऐसा हो सकता है कि कोशिका विज्ञान से प्रश्न ना हो, लेकिन पोषण से प्रश्न ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, है ना। अब पोषण की अगर हम लोग बात करें तो पोषण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, है ना, विकर जिसको एंजाइम बोल रहे हैं, कुछ मिनरल्स हैं जिसमें वाटर और जो खनिज तत्व हैं, इनको हम लोग पोषण तत्वों में पढ़ रहे होते हैं, जहां से बार बार रिपीटेडली प्रश्न आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें हम लोग मानव कंकाल तंत्र से लेकर शुरू करते हैं, जहाँ पे मानव के दांत को समझना होता है, जीभ को समझना होता है, जहाँ से प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इनको देखना होता है। उत्सर्जन जो क्रिया मानव कर रहा है ना, उसको देखना होता है। ग्रंथियां हैं जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और रक्त परिसंचरण तंत्र, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न मिलता है। तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन है, ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना होता है। तो अभी मैं आपको केवल नाम से परिचित करा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। फिर जैसे जैसे हम टॉपिक पे चलेंगे उसका पूरा एक डायमेंशन क्रिएट करते हुए किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से आपको प्रश्न मिलने हैं, क्रमवार एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो जो हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा मानव का कंकाल तंत्र, उसके दांत, उसकी जीभ, है ना, ये चीजें, और उसकी त्वचा, सब कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आएगा। अब ऐसे ही पादप कार्य की जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इसके अंतर्गत पढ़ना है। ये एक एवरेज टॉपिक वीकेंड से, यहाँ से प्रश्नों की संख्या कम है, कभी कभार यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन समझना इसको जरूरी हो जाता है, यहाँ से भी प्रश्न है। और बहुत आसान टॉपिक है। जैसे हम मनुष्य के बारे में समझेंगे, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक वैसे ही पादपों के बारे में समझना है, पौधों के बारे में समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलना है ना। तो कुछ संक्रामक बीमारियां हैं, कुछ असंक्रामक बीमारियां हैं, जिसमें हम देखते हैं जीवाणु जनित, है ना, विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, और प्रोटोजोआ जनित बीमारियां, ऐसी कई सारी बीमारियां जो मनुष्य को हो जाती हैं। तो आपसे कई सारे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। आनुवांशिकी एवं जैव विकास, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यहाँ से भी प्रश्न है, लेकिन यहाँ से प्रश्नों की संख्या कम है। कभी कभार यहाँ से प्रश्न आते हैं, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हैं। स्कोरिंग, जिन पे मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, ये दीज टॉपिक्स आर लिटरली स्कोरिंग, है ना। जहाँ पे अधिकांश छात्र छात्राएं इनको छोड़ रहे होंगे, स्किप कर रहे होंगे, वहां पे हम इसको मजबूत करेंगे। अगर यहाँ से आता है तो आप कई नंबर की बढ़त लेके आगे चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जीव एवं उनका वर्गीकरण, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आज का जो टॉपिक है जो मैं शुरू करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू जरूर दूंगा बायोलॉजी का, कि जीवों का और पादपों का जो वर्गीकरण है वो कैसे है, क्या स्ट्रक्चर है, जीव विज्ञान बेसिकली है क्या, जहां से काफी बेसिक क्वेश्चन आपको मिलने हैं, ठीक है। तो 3 सेगमेंट हम लोगों को पढ़ने हैं, जो बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सेगमेंट हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं। जहां से अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की या आरओ भर्ती की, तो प्रीलिम्स जो आपका प्री एग्जाम होता है, यहाँ पर आपको अच्छे खासे प्रश्न मिलने हैं। और जो वनडे एग्जाम्स हैं, इवन जो वनडे एग्जाम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो वनडे एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं, अगर मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो मेंस एग्जाम में आपको जीएस पेपर थर्ड में, मेंस एग्जाम में आपको जीएस पेपर थर्ड में कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक पढ़ना होता है सर। आपने बिल्कुल सुना होगा साइंस एंड टेक, है ना। तो साइंस एंड टेक के भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है ना, और जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक संपदा है जिसको हम बात करते हैं, वहां से भी प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न आ जाते हैं। बट ठीक है, ओवरऑल हमें 8 टॉपिक हैं जहां से अध्ययन करना है, जहां से आपको प्रश्न मिलने हैं। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग जरूर याद रखें। क्लियर यहाँ तक की पिक्चर। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जीव विज्ञान की, देखिए इसको नोट, इसे नोट कीजिएगा, अक्षरता नोट कीजिएगा, है ना। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से 100% इस क्लास नोट पे आप डिपेंड हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है ना। मेरे को लगभग 10-11 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कक्षाएं ली हैं।
और लॉकडाउन के बाद ही ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ, तब से ऑनलाइन में भी क्लासेस हम लोग ले रहे हैं। तो ये कहना कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। और पाठ्यक्रम में जब लिखा होता है कि सामान्य विज्ञान पढ़ना है और इसमें कोई पीएचडी लेवल तक का ज्ञान आवश्यक नहीं है, बट किस लेवल तक जाना है वो हम लोग इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। अच्छा, किस लेवल तक जाना है ये हम कैसे जान पाते हैं? हम जो विगत वर्षों के जो प्रश्न हुए हैं उनका थोड़ा आकलन करके हम जान पाते हैं कि एग्जामिनर इस डेप्थ तक कहीं ना कहीं आपसे नॉलेज चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये पूरा पाठ्यक्रम है, इसको नोट कीजिए प्लीज। और जब आप इसको नोट करेंगे, आपका जो थ्योरी सेशन चल रहा होगा, आपके नोट हो सकता है नोट्स जो हैं वो कई पेजेस में बने। लाजमी है, जब हम लोग चीज़ों को समझ रहे होते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते हैं तो चीज़ें काफ़ी लंबी और कई पेजेस में चली जाती हैं। तो आप पहले ईमानदारी से इस नोट्स को प्रिपेयर करेंगे सर। ठीक है जी। जो क्लास में मैं आपको बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, उसको आप समझिए और कोशिश करूंगा बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको लेके चलें। ठीक है। आप नोट्स बनाएंगे। अगला टास्क आपका क्या होगा, इस नोट्स को हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट नोट में, है ना। इस नोट को हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स में, यानी 8 टॉपिक 8 पेज, दैट वुड बी मोर देन इनफ। 8 टॉपिक 8 पेज होगा। क्या, जब एग्जामिनेशन टाइम आएगा तो फटाफट रीडिंग करना है सर, है ना। वहां आपको क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देख के आंसर देना है, वहां जाके प्रश्न नहीं पूछने आपको, राइट। तो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और उसके साथ में जो हम प्रैक्टिस आपके लिए करवाएंगे वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे, किस जो आपने थ्योरी समझा उससे क्वेश्चन कैसे जनरेट हो रहा है। बाकी मैं आपको सब बताते ही चलूंगा कि ये दिस पॉइंट्स आर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको जरूर हाईलाइट अंडरलाइन जरूर करके रखें। ठीक है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी में हमारे ये सेगमेंट से जो हमें पढ़ने हैं, और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक हेडलाइन लगाइए पहले, जीव विज्ञान बायोलॉजी। एक हेडलाइन दीजिएगा, जीव विज्ञान बायोलॉजी। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बायोलॉजी जीव विज्ञान, ये बेसिकली है क्या? अगर मैं इसको देखूं तो मुझे यहाँ पर 2 शब्द दिखाई देते हैं। बिल्कुल धैर्य पूर्वक चलेंगे हम लोग, साथ साथ इसको नोट करते चलेंगे। एक मुझे टर्म यहाँ पे दिखाई देता है बायो, एक टर्म मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है बायो, और एक टर्म मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है लोगोस। इसको लोजी भी कह सकते हैं, वीकेंड से, है ना, लोगोस। तो जो बायो है, इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ यहाँ पे हमें सामने निकलता है वो है जीवन। क्या है? वो है जीवन। या हम कह सकते हैं कि जो भी सजीव है, जो भी सजीव है वो चीज। और लोगोस या लोजी जो हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब होता है अध्ययन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सजीव है, जीवन है, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, मैं यही मान के चल रहा हूं दैट यू गाइज आर जीरो एट दिस मोमेंट। आप जीरो है बिल्कुल, और मैं बिल्कुल शुरुआत से, जड़ से लेके चल रहा हूं। आप देखेंगे क्लास आगे बढ़ने के क्रम में हम किस लेवल तक पहुंचे हैं। बट प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, है ना। जो हम लोग देखते हैं कि हुसैन बोल्ट 10 सेकंड 12 सेकंड में रेस पार कर दिया, वो हम रिजल्ट देख रहे होते हैं, उसके पीछे की मेहनत आपने नहीं देखी होगी। तो उसके पीछे की मेहनत ये है जो रिजल्ट के रूप में आपके सामने, सिलेक्शन रूपी रिजल्ट सामने आएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखें, ये परीक्षाएं पेशेंस जरूर मांगती हैं। टॉपिक को मजबूत करेंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है। तो जीवन या सजीव, लिविंग थिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और अध्ययन मतलब स्टडी। तो यहां हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, इस यहीं से डेफिनेशन ड्रॉ करते हैं। और यहां पे आप लिखेंगे जीव विज्ञान क्या है। यहीं पे हम लोग कह सकते हैं कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है, अक्षरता लिखेंगे इसको, जिसके, जिसके अंतर्गत लिखेंगे, जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, समस्त जीवों या जीवधारियों, समस्त जीवों या जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अभी मैं आपको कोशिका विज्ञान शुरू नहीं कर रहा हूँ, शुरू मैं करूंगा आज ही की सेशन में शुरू हो जाएगा, पर थोड़ा सा ओवरव्यू, बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो। यहाँ से प्रश्न हैं, आपको मैं बताऊंगा कहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज जो हमने देखा, बायो का मतलब जीवन, सजीव है, और लोजी या लोगोस यानी अध्ययन। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। यहाँ पे एक टर्म आपके सामने आया, विज्ञान। अभी मैं बात करता हूँ विज्ञान, विज्ञान किसको कहते हैं ना, ये चीज। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समस्त जीवों का, समस्त जीवों या जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं सर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म हमारे सामने आया है, विज्ञान।
एक टर्म हमारे सामने आया है विज्ञान, साइंस। इसकी ब्रांचेस हैं बेसिकली, हम लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं। अब विज्ञान क्या है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, इसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी विषय का किसी भी किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। और हम इस डायमेंशन से इसकी डेफिनेशन तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे सामने आया है कि समस्त जीवों या सजीवों, समस्त सजीवों लिख लीजिए आप, समस्त सजीवों। अब एक टर्म आपके सामने है सजीव। अभी हमने लिखा यहाँ पर कि जितने भी सजीव हैं, जो भी जैविक जीवित तत्व हैं, अब ये कौन है, इनके लक्षण क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे ये सजीव है ना, ये चीज। तो आपने डेफिनेशन लिखा, छोटा सा सब हेडिंग लगाइए और इसमें लिखेंगे आप लोग, छोटा सा सब हेडिंग लगाइएगा, छोटा सा सब हेडिंग लगाइए और इसमें लिखें सजीवों के लक्षण। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण, ठीक है जी। अच्छा, सजीवों के लक्षण में हम यहाँ पे देखिए जंतु और पौधे दोनों को सम्मिलित करते हैं। सजीवों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें हमारे पास जंतु और पौधे, जंतु और पौधे दोनों सम्मिलित हैं सर। पौधे भी श्वसन करते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं, भी बात करेंगे। जंतु और पौधे दोनों दोनों इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है जी। तो सजीवों का लक्षण क्या है? सजीव किनको बोल रहे हैं? जंतु पौधे दोनों हैं। अब इनके लक्षणों की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें इनमें दिखाई देता है, यानी श्वसन तंत्र, ये सांस लेते हैं सर, सजीवों का पहला लक्षण। दूसरा, ये वृद्धि करते हैं सर, ये वृद्धि करते हैं, ग्रोथ हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तीसरा, उसके बाद हम बात करें तो ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी प्रजनन भी हमें इसमें दिखाई देता है, प्रजनन भी हमें दिखाई देता है। उसके बाद बात करें तो हमें इसमें हम कह सकते हैं कि उपापचय की क्रिया भी दिखाई देती है ना, इसमें हमें उपापचय की क्रिया भी दिखाई देती है, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, मेटाबॉलिज्म, ये प्रोसेस भी हमें दिखाई देता है। उसके बाद बात करें तो इनकी कोई ना कोई सेल स्ट्रक्चर जरूर होता है सर, इनका हमें कोशिका संरचना भी दिखाई देती है, कोशिका संरचना भी दिखाई देती है। इनमें हमें उत्सर्जन भी दिखाई देता है। जी हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं सर, बात करेंगे इसके ऊपर, यानी जो एस्करेशन हो रहा है वो भी, यानी सजीवों के लक्षण बेसिकली ये है। और यही हमें पौधों में भी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो सजीव क्या है? सजीवों का अध्ययन, यानी क्रमिक अध्ययन, जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। और सजीव कौन है? पौधे और जंतु दोनों है सजीव, राइट। अब श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, कोशिका संरचना, उत्सर्जन, ये सब सजीवों के लक्षण है। लेकिन इसका एक अपवाद है सर, इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है। और वो क्या है? इसका एक अपवाद है, वो है वायरस, वो है वायरस। ये होता तो निर्जीव है ना, लेकिन जैसी सजीव के संपर्क में आया ये सजीव बन जाता है ना, वायरस। हम ये कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण, आप लिखेंगे वायरस एक अपवाद है ना, इसमें हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण परजीवी है। ये क्या है? ये एक पूर्ण परजीवी है, ये एक पूर्ण परजीवी है। पहला पॉइंट यहाँ पे जरा समझे। और सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, तो विषाणु है, यहाँ पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये सजीव और निर्जीव, सजीव और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, यहाँ पे हम लोग याद रखें, है ना ये चीज। अब जैसे ही ये कोशिका में प्रवेश करता है, अब ये कहीं ना कहीं प्रजनन करना शुरू कर देता है और ये निर्जीव से सजीव हो जाता है। समझ पा रहे हैं ये चीज? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे ये कोशिका में प्रवेश कर प्रजनन करना प्रारंभ कर देता है। कोशिका, देखिए बार बार टर्म आ रहा है, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। कोशिका में प्रवेश कर, कोशिका में प्रवेश कर ये प्रजनन करना प्रारंभ करता है। कौन? वायरस। तो सजीव कौन है? सजीवों के लक्षण क्या है, ये हम लोग जान गए। यहाँ पे जरा एक चीज समझिए। अब जो जीव विज्ञान हम लोगों ने देखा, जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी सजीवों का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्म हमारे सामने बनता है कि जो जीव विज्ञान है, ये जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्द है, आखिरकार ये दिया कैसे, किसने? ये जीव विज्ञान शब्द कैसे सामने आया और किसको कहा गया हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, और क्यों कहा जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना, उन्हीं को क्यों कहा जा रहा है, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। यहां तक नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।
अब जरा यहाँ पे एक चीज समझें कि अगर मैं बात करूं कि जीव विज्ञान शब्द, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि जीव विज्ञान शब्द, ये जो जीव विज्ञान है ये शब्द किसने दिया है, अगर आपसे पूछा जाए, है ना, ये जो जीव विज्ञान अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ये शब्द किसने दिया है, तो वर्ष 1802 में ये कहीं ना कहीं सामने आ रहा है ये टर्म, और इसको देने वाले हैं दो व्यक्ति 1802 में, दो व्यक्ति, एक है लेमार्क, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लेमार्क, लेमार्क, और ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, ये कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं, और दूसरे साइंटिस्ट का जिनका नाम हमें ध्यान रखना है, वैज्ञानिक है, इनका नाम है ट्रेवी रेनस, क्या नाम है, ट्रेवी रेनस, और ये कहाँ के हैं, ये जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं। तो जीव विज्ञान शब्द को देने वाले तो ये रहे सर, लेकिन इनको फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है जीव विज्ञान, देखिए प्रश्न आपसे जो पूछे जा रहे हैं वो या तो फैक्चुअल प्रश्न है, या तो आपसे बिल्कुल फैक्ट पूछ लिया जा रहा है। मैं सभी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है या जो वनडे एग्जाम्स है उनकी, या तो आपसे कंसेप्ट पूछ लिया जा रहा है, ठीक है जी, या आपसे पूछ लिया जा रहा है MQQ। MQQ क्या है सर, MCQ तो हमने सुना है, ये MQQ क्या है, तो मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कई क्वेरी, कि जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार आप तब करेंगे जब आप उन चीजों को जान रहे होंगे, राइट, और सही आंसर पे नंबर मिलना है। एग्जामिनर को बिल्कुल मतलब नहीं कितने विद्वान हैं आप, कितने पढ़ के आए हैं, सही आंसर दीजिए, नंबर ले जाइए सर। समझ पा रहे हैं ये चीज। तो शब्द दिया किसने, 1802 में लेमार्क जो कि फ्रांस के हैं, और ट्रेवी रेनस जो कि जर्मनी के हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे लिखेंगे लेकिन, लेकिन लेकिन जीव विज्ञान के पिता, लेकिन जीव विज्ञान के पिता, ये किनको बोल रहे हैं सर, जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको बोल रहे हैं, तो यहां पे ध्यान रखेंगे अरिस्टोटल यानी अरस्तु। हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता किनको बोले, तो एक टर्म हमारा क्लियर हुआ, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लेमार्क, और यहाँ पे ट्रेविनेनस, ठीक है। किस देश के हैं ये आप ध्यान रखें, 1802 में टर्म आया है, और जीव विज्ञान के पिता किनको बोल रहे हैं, अरस्तु को। अब इनको अरस्तु को ही क्यों बोलते हैं भाई, है ना, क्यों आपके दिमाग में जरूर हिट होना चाहिए, ऐसा क्यों, बारिश हो रही है तो क्यों, है ना, कोशिका से हम देख रहे हैं ऊतक बन रहा है तो क्यों, व्हाट इज द रीजन, बॉडी बन के कैसे तैयार हो रही है, वो सब पॉइंट आंसर मिलेंगे, है ना। और आंसर क्या, आप बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए छोटा सा हेडलाइन लगाइए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप प्लीज, और एक छोटा सा हेडलाइन दीजिए, एक छोटा सा हेडलाइन दीजिएगा आप लोग, लिखें जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की शाखाएं, एक छोटा सा हेडलाइन दीजिए, जीव विज्ञान की शाखाएं। चलिए कोशिका विज्ञान भी शुरू करेंगे, अभी मैं ला रहा हूं आपको टॉपिक पे। तो जीव विज्ञान की शाखाओं के अगर अंदर हम बात करें तो एक शाखा हमें दिखाई देती है, एक शाखा हमें दिखाई देती है जंतु विज्ञान, एक शाखा हमें दिखाई देती है जंतु विज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, बिल्कुल आपने नाम सुना है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। और एक शाखा हमें दिखाई देती है यहाँ पे वनस्पति विज्ञान, एक शाखा हमें दिखाई देती है जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, है ना, वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बॉटनी बोल रहे हैं। बिल्कुल यहां तक क्लियर है ना। एक शाखा हमें दिखाई दे रही है जंतु विज्ञान जिसको हम लोग जूलॉजी कह रहे हैं, और एक शाखा वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बोल रहे हैं बॉटनी, ठीक है जी। तो दो शाखाएं हमारे सामने यहाँ पे आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जंतु विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है, इसमें यानी कहीं ना कहीं जंतुओं का अध्ययन होता होगा, है ना, ये चीज जंतुओं का अध्ययन होता होगा। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, ठीक है जी। वनस्पति विज्ञान में क्या होगा भाई, वनस्पतियों का अध्ययन होगा, बिल्कुल क्लियर है, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो वनस्पतियों का अध्ययन, वनस्पतियों का अध्ययन, जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन, ठीक है जी। अच्छा, अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो वो है अरस्तु, अरस्तु। और यहां पर वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस, क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब
इनको क्यों जनक कहा जा रहा है? फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने अभी कहा, भाई जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या इसके पीछे कारण है, जरा समझ पाए। अरस्तु जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, है ना। अरस्तु जी ने एक पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, ये नाम मेंशन करेंगे आप लोग, है ना। हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलियम वी कैन से, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और ये जो पुस्तक लिखी इन्होंने, इस पुस्तक में इन्होंने, हम देखेंगे 500 प्रकार के, 500 प्लस वी कैन से, 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इस पुस्तक में इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन, 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत किया, 500 प्रकार के जंतु। और तभी से इनको कहा गया कि ही इज द फादर ऑफ जूलॉजी, ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। समझ पा रहे हैं? तभी से इनको कहा गया जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के, जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता। अब इस जंतु विज्ञान के अंतर्गत, इस जंतु विज्ञान में देखिए हम लोग जंतुओं का तो अध्ययन करते ही हैं। जनक कौन है? अरस्तु है। पुस्तक का नाम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिया एनिमेलिया। 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन इसमें ये करते हैं, 500 प्रकार के जंतुओं की प्रजातियों का बेसिकली वर्णन कर रहे हैं, है ना ये चीज। अच्छा, अब इस जंतु विज्ञान में क्या हम केवल जीवित जानवरों का ही अध्ययन करते हैं? भाई मृत जानवर का भी करते हैं। जो मृत जानवर हुआ वो पहले जीवित भी हुआ होगा, राइट। तो इसमें हम लोग ये की पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि जंतु विज्ञान में, जंतु विज्ञान में आप चाहे तो इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत, जीवित एवं, जीवित एवं मृत दोनों जानवरों का अध्ययन, दोनों जानवरों का अध्ययन, दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, दोनों जानवरों का, जीवित ही नहीं मृत भी, जीवित एवं मृत दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए वनस्पति की तरफ आइए। वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों का अध्ययन हो रहा है। और फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। जो जो चीजें बोर्ड पे आ रही हैं मैं लिख रहा हूं, सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा के अनुरूप है। इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाहर आप करेंगे क्या? प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखें, है ना। और बाकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, बस इसी पे ला रहा है, यहीं से आपको प्रश्न मिलना है। तो जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई जी कि इनको बोला जा रहा है फादर ऑफ, है ना, बॉटनी, है ना, वनस्पति विज्ञान के जनक। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम, प्लांटेरम, ये इनकी एक पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में भी इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। कितने? 500 प्रकार के, 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया, 500 प्रकार के पौधों का वर्णन इन्होंने किया। और तब से इनको कहा गया इज द फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रास्टस है। नाम बिल्कुल यहाँ पे कंठस्थ हो जाना चाहिए, एक एक पॉइंट यहाँ पे आप कंठस्थ करते हुए चलेंगे, नोट बनाने के क्रम में भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो हमने देखा जीव विज्ञान किसको कह रहे हैं, जीव विज्ञान की शाखा बेसिकली ये है। अब जीव विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो जीवधारी हैं, जो सजीव हैं, इनका वर्गीकरण कैसे है। अब जीव में पौधे और जंतु दोनों हैं, है ना, जंतु पौधे दोनों हैं। और इन्हीं का हमें डेप्थ में आगे अध्ययन करना है। जो 8 टॉपिक आपने देखे इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, एक छोटा सा सबहेडिंग और लगाइए, एक छोटा सा सबहेडिंग दीजिए और इसमें लिखिए जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वी कैन से ऑर्गेनिज्म, है ना, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण। भाई ऑफलाइन में तो हम लोग इसको डिक्टेट करते हैं, आप नोट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं अक्षरता लिख दे रहा हूँ ताकि आप सुनने समझने के क्रम में इसको नोट भी कर पाए। ठीक है जी। अच्छा, जीवधारियों के वर्गीकरण को आगे समझने से पहले जरा एक चीज समझिए कि जो जीव है उसकी जो सबसे मूल इकाई है वो क्या है? वो कोशिका ही है। यानी वी कैन से कि फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वो सेल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जरा एक चीज समझिए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, यानी मैं कह सकता हूं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई,
जीवन की मूलभूत इकाई मैं किसको बोल रहा हूं, तो वो है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोशिका। वो है कोशिका, जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। और जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं, है ना, अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं, अब ये कोशिका मिली, जब कई सारी कोशिकाएं मिलेंगी तब जाके कहीं ना कहीं ऊतक का निर्माण होगा, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, सेल, और फिर जाके बनेंगे टिश्यू। ठीक है। अच्छा, जब कई सारे ऊतक मिलके बनते हैं तब हम एक ऑर्गन का निर्माण देख रहे होते हैं, यानी एक अंग बन के तैयार हो जाता है। और जब कई सारे अंग मिलते हैं तो फिर हम बोलते हैं भाई अंग तंत्र हमारा, यानी ऑर्गन सिस्टम हमारा तैयार हो गया है, अंग तंत्र। तो हम ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं कि भाई ये हमारा ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारे कई अंगों से मिलकर बना है। अंग कई टिश्यू से मिलकर बने हैं, टिश्यू कई सेल से मिलकर बने हैं, है ना ये चीज। तो ऑर्गन सिस्टम हम लोग इसको कहते हैं। और जब अंग तंत्र पूरा बन के तैयार हो जाता है तब हम बोलते हैं भाई शरीर या जीव तैयार है सर अभी, है ना, शरीर या जीव, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जिसको बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म, ये रेडी है सर। तो ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। ये क्रम यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सबसे पहले कोशिका, कई सारी कोशिकाओं, कई अरबों खरबों कोशिकाएं हैं जिनके मिलने से ऊतक बन रहा है, और ऊतक से मिलने से अंग बन रहा है, और फिर अंग तंत्र, और फिर कहीं ना कहीं शरीर, या जिसको जीव बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म, ये बन के तैयार होता है। अब ये जो जीव है, जीवधारियों का जो वर्गीकरण है, भाई फंडामेंटल यूनिट तो कोशिका ही है ना। अब इनका वर्गीकरण सबसे पहले कर कौन रहा है, जरा यहाँ पे एक चीज समझते हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे कि जीव, ऐसे लिखेंगे, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण, लिखेंगे कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत ये कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कैरोलिनस लीनियस। क्या नाम है, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। कई जगह आप इनको ऐसे पाएंगे, सी लीनियस, सी लीनियस, तो इन्हीं के बारे में बात हो रही है, लीनियस, है ना, कैरोलस लीनियस, ये इनका नाम है। तो जो जीवधारियों का वर्गीकरण की शुरुआत हो रही है वो करने वाले कौन है, कैरोलस लीनियस है। ये नाम यहाँ पे याद रखें, कैरोलस लीनियस। सबसे पहले शुरुआत जीवधारियों के वर्गीकरण की यही कहा, ये इन्होंने ही करी। और जब इन्होंने करी तो इनको कहा गया ही इज द फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी, यानी क्या हम बोलेंगे कि वर्गीकी के पिता किनको बोल रहे हैं, तो वो कैरोलस लीनियस है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप ये पॉइंट कि फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी, फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी, टॉक्सोनॉमी हम कह देते हैं हिंदी में कि वर्गीकी के पिता, वर्गीकी के पिता, वर्गीकी के पिता। और ये कौन है, हमें पता लग गया है, सी लीनियस, है ना, कैरोलस लीनियस। ठीक है सर। अच्छा, अब इनको जो वर्गीकी का पिता कहा जा रहा है, इन्होंने बोला कि हम जब भी जीवधारियों का वर्गीकरण करेंगे तो उसके लिए हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला। इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम उसकी पहचान करेंगे कि आखिरकार वो है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसको किस वर्ग में रख सकते हैं, इन्होंने ये बोला। फिर हम उसका नाम रख देंगे, उसका नामकरण कर देंगे। तो सी लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण करने के क्रम में, यानी टॉक्सोनॉमी के वर्गीकरण के 3 स्टेप बताए हैं, 3 आधार बताए हैं। आगे लिखते हैं, लाइन चेंज करके लिखेंगे कि वर्गीकी के 3 स्टेप, ऐसे लिखेंगे आप, सी लीनियस ने, ऐसे लिखिए आप, सी लीनियस ने, सी लीनियस ने वर्गीकी के, जिसको हम टॉक्सोनॉमी बोल रहे हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्दों से भी परिचित रहे आप, है ना, टॉक्सोनॉमी। सी लीनियस ने वर्गीकी यानी टॉक्सोनॉमी के 3 स्टेप बताए हैं, 3 स्टेप बताए। 3 स्टेप क्या बताए, इन्होंने बोला सबसे पहले हम उसकी पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर वो जीव कौन है, क्या है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसको हम किस वर्ग में रख सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर देंगे, यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद फिर हम लोग कहीं ना कहीं उसको उसको हम उसका नामकरण करेंगे, है ना, उसको नाम देंगे कि हम इसको क्या नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। तो वर्गीकी के पिता टॉक्सोनॉमी, हु इज द फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी, सी लीनियस। बिल्कुल प्रश्न है ना, सी लीनियस। और इन्होंने 3 स्टेप बताए। 3 स्टेप में क्या है, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण।
यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, ताकि कोई पॉइंट आपका छूटे नहीं, सारे पॉइंट लिख भी रहा हूँ ताकि आप इसी क्रम में नोट करें, ऐसे ही नोट करना है आप। ठीक है जी। अच्छा, अब जो कैरोलस लीनियस है, सी लीनियस है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सर, और जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे ने इन्होंने बोला कि जो जीवधारी हैं इनको मैं 2 वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, है ना, 2 वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? सी लीनियस ने। तो यहीं पे आप मार्क करेंगे, यहीं पे आप लिखें कि सी लीनियस ने लिखे, इन्होंने 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 ऐसे लिखेंगे, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे, नाम याद रखना है, सिस्टेमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में सभी जीवों के वर्गीकरण सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए 2 भागों में, सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें, एक सेकेंड दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में, दो भागों में विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित कर दिया या किया। और ये जो 2 भाग इन्होंने विभाजित किए, इसी को कहा गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल प्रश्न ये पूछा गया है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, फिर इसी तरीके से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और सबसे अंत में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कौन दे रहे हैं? यहां से शुरुआत हो रही है, तो सी लीनियस नाम बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। ठीक है, वर्गीकी के पिता, वर्गीकरण की शुरुआत ये कर रहे हैं, और इनकी पुस्तक का नाम बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, सिस्टेमा नेचुरे ये चीज। ठीक है, आज पहला सेशन है, तो अभी तो मैं आपको कुछ फैक्चुअल पॉइंट नहीं रख रहा हूं, बट जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आप पढ़ने का काम थोड़ा सा और एडवांस पाएंगे। एडवांस कैसे? जो टॉपिक होते जाएंगे उन्हीं को हम इस तरीके से करेंगे, स्पीड अप में, कि हमारा समय भी व्यर्थ ना हो और हमने रिवाइज भी कर दिया, है ना, ये चीज, ये स्पीड हमें चाहिए। तो इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरल में वर्गीकरण के लिए 2 भागों में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और यहीं से कहा गया, अब मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं, यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे लिखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, आप ऐसे लिखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसमें इन्होंने बोला, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने बोला एक पादप जगत है, एक पादप जगत है, सी लीनियस बोल रहे हैं, और एक जंतु जगत है। तो ये पहला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, पादप जगत है और एक जंतु जगत है ना, एक प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है, जंतु जगत, प्लांट किंगडम, और एक इन्होंने बोला एनिमल किंगडम। आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा प्लीज, है ना। और ये देने वाले कौन रहे? सी लीनियस, नाम यहाँ पे याद रहे। इसको कौन दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं सी लीनियस, सी लीनियस। ठीक है जी, इसी क्रम में चीजें आगे बढ़ती रही, और फिर एक क्लासिफिकेशन हमारे पास और एड ऑन हो गया, और वो था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो था हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा प्लीज, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या था? पादप जंतु दोनों इन्वॉल्व थे, इसमें पादप जगत और इसमें जंतु जगत, ये भी इन्वॉल्व था, जंतु। और तीसरा इन्होंने जो ऐड किया वो था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ये होता क्या, अभी बात करेंगे। तो इसको देने वाले जो रहे, इनका नाम आपको याद रखना है, अर्नेस्ट हैकल। किन्होंने दिया इसको, इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को, 3 वर्ग की जो 3 जगत वर्गीकरण जो है, ये कौन दे रहे हैं? तो अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ये इनको दे रहे हैं। पादप में पौधों का अध्ययन होगा भाई, हमें पता है, और जंतु में जंतु जगत का अध्ययन होगा, ये पता है। अभी प्रोटिस्टा क्या है सर? प्रोटिस्टा आपने नाम सुना होगा, अमीबा, पैरामीशियम, नाम सुने हैं, ये इसके अंतर्गत रखे गए हैं। यही मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अमीबा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, प्रोटिस्टा में किसको रखा जाता है? तो अमीबा और पैरामीशियम, बिल्कुल आपने नाम सुना होगा, है ना, पैरामीशियम।
ठीक है जी। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले अर्नेस्ट हैकल हैं, यहाँ पे आप लोग याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न है हमारे सामने कि सर कुल मिला के जो आज की डेट में वर्तमान में जो किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिखाई दे रहे हैं वो कुल मिलाकर हैं 5। कितने हैं? 5। एक तीसरा पॉइंट मेंशन कीजिएगा यहाँ पर, तीसरा पॉइंट मेंशन कीजिए, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 तो ये थे, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, और यहाँ पे ऐड हो गया मोनेरा, यहाँ पर ऐड हो गया चौथा जगत, वो था मोनेरा। मोनेरा है ना, और मोनेरा में जितने भी जीवाणु, हम कह सकते हैं बैक्टीरिया हैं, इनको रख दिया गया। जितने भी जीवाणु या बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीवाणु और बैक्टीरिया हैं, इनको रखा गया। ये मोनेरा, ये किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आया। उसके बाद जो पांचवा वर्गीकरण यहाँ पे हमें दिखाई देता है वो है कवक यानी फंजाई, कवक है ना, जिसमें मशरूम और ईस्ट हम लोग देखते हैं। मशरूम और ईस्ट आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, खमीर जिसको बोल रहे हैं, है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये देने वाले कौन रहे, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये थे RH विक्टर। क्या नाम है? RH विक्टर, RH विक्टर। ये नाम आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बिल्कुल मिलेगा आपको। अभी ओवरव्यू लिया हम लोगों ने, ये टॉपिक्स हैं जो हम लोग आगे चल के डेप्थ में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहला पॉइंट हम लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, सिलीनियस, पादप, जंतु। तीसरे में हमने देखा, दूसरे में हमने देखा कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ऐड हो गया सर, प्रोटिस्टा यानी अमीबा, पैरामीशियम। तीसरा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा और कवक ऐड हो गए, जिसमें जीवाणु और हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, इनको ऐड कर दिया गया है। और कवक पांचवा क्लासिफिकेशन हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ तक की पिक्चर? ये छोटा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया है कि बायोलॉजी का जो वर्गीकरण डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है। क्लियर है? आइए अब अपने टॉपिक की तरफ हम लोग रुक करते हैं और हेडलाइन दीजिएगा, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 है और यहीं से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे साइटोलॉजी। अब इस साइटोलॉजी में हम लोगों को समझना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोलॉजी में हम लोगों को समझना क्या है, कितने सेक्शन हैं जो हमें जानने हैं, जहां से एग्जामिनर बार बार प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि भाई कोशिका है क्या, कोशिका क्या है ना। दूसरा पॉइंट जो हम लोग इसके अंदर जानेंगे वो होगा कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। और तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें जानेंगे कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन। मात्र 3 पॉइंट जानने हैं और जीवन आसान होना है, यहीं से प्रश्न मिलने हैं आपको। और इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट हम जो कह सकते हैं वो है कोशिका की संरचना। हर बार यहां से बार बार प्रश्न देखने को आ रहे हैं। कोशिका संरचना, भाई ये पूरा अंग तंत्र बना हुआ है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, बॉडी बनी हुई है। अब मैं इसको और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो अंग तंत्र यानी उंगली निकाली हमने, उंगली को और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो हमें कहीं ना कहीं ऑर्गन मिलेगा, टिश्यू मिलेंगे, है ना, ऊतक मिलेंगे। ऊतक को और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो हमें कहीं ना कहीं सेल मिलेंगे, है ना ये चीज। आइए थोड़ा सा डायग्राम दिखाते हैं, फिर मैं आपको इसी क्रम में आगे लेके चलता हूँ। ये देखिए सर, ये सेल स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये आपका पूरा मानव शरीर है ना, मानव शरीर है। यहाँ से हम लोगों ने, अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, अंग तंत्र निकाला और यहाँ से अंग से फिर हम लोगों ने अंग निकाला, ऑर्गन निकाला, और फिर यहाँ से ऊतक निकाला, और फिर ऊतक से हम लोग फाइनली सेल पे पहुंच गए। तो ये सेल जो छोटा कोशिका है, मानव जीवन की मूलभूत इकाई है, ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिसको हम अभी समझने वाले हैं। डायग्राम मैंने गूगल से लिया है, आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है आपको, बहुत आसान तरीके से समझ के बनाएंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है जी। तो 3 सेगमेंट हम लोगों को जानने हैं, कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, और कोशिका का विभाजन ये कैसे हो रहा है, ये हम लोगों को समझना है। आशा करता हूं अभी तक की क्लास आपको समझ में आ रही होगी, हम किस क्रम में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज तो नहीं चल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे आप लोग। तो कोशिका क्या है अभी हम लोग समझ पाए कि, छोटा सा एक हेडलाइन लगाइए, कोशिका, सेल, ये छोटा सा हेडलाइन दीजिएगा, कोशिका, सेल। अब ये क्या है, अभी हम लोगों ने बात करी भाई, कोशिका जो सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, कोशिका जो है जीवन की, ये क्या है, मूलभूत इकाई है। अभी हम लोगों ने बात करी कि जीवन की
जीवन की ये क्या है, मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई है, जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल, ये थोड़े इंग्लिश के टर्म आप लोग याद रखें ना, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ है सर, है ना ये चीज, है ना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू हो रहा है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये मूलभूत इकाई तो है ही है, इसके साथ में हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की, भाई कोशिका के बारे में बात हो रही है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, वो सेल है। समझ गए सर। और यहीं से फिर हम देखते हैं टिश्यू, फिर वहीं से पिक्चर आगे शुरू होती है ना ये चीज। अब अगर हम लोग बात करें कि जो जीव है उसका शरीर जो है वो क्या है, कई अरबों हम कह सकते हैं, या जीव है या जंतु है, पौधे हैं, वो कोशिका से मिलके ही बन रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रत्येक जीवधारी, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीवधारी जिसमें पौधे जंतु दोनों आ जाएंगे, है ना। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे पौधे व जंतु, पौधे व जंतु का शरीर, का शरीर कोशिका से मिलकर बनता है, कोशिका से मिलकर बनता है। कोई शब्द समझ नहीं आएगा प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना। मैं आप सबके कमेंट देखता हूं और देखूंगा भी, ठीक है। तो प्रत्येक जीवधारी, पौधे व जंतु का शरीर कोशिका से मिलकर बनता है। और अभी हम लोगों ने इसका एक डायमेंशन देखा था, इसको यहाँ दोबारा मार्क कीजिए। मैंने आपसे कहा कि कोशिका आएगी भाई सबसे पहले, और कई सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करेंगी, है ना। और कई सारे ऊतक मिलके अंग का निर्माण करेंगे, और कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, और कई सारे अंग मिलकर फाइनली शरीर यानी बॉडी को यहाँ पर प्रोड्यूस कर देंगे, है ना। और ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो शरीर है ये अरबों कोशिकाओं से मिलके बना है। समझ पा रहे हैं, अरबों कोशिकाएं हैं, अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। आपने देखा होगा कई बार हाथ पे खरोच लग गई तो आप मेडिसिन लगाते हैं, वो सेल डैमेज हो गया, वो कोशिका डैमेज हो गई वहां की, राइट। फिर आप जब मेडिसिन लगाते हैं तो आप पाते हैं कि 3-4 दिन में वो सही हो गया, और कुछ समय बाद पहले जैसा हो गया। वो कोशिकाएं जो हैं वो वापस अपने फॉर्म में आ गई, वो सारी कोशिकाएं जुड़ गई। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देख पाते हैं, ब्रेन को छोड़कर सभी सेल्स बॉडी के अंदर जो है उनमें विभाजन करने की क्षमता है, लेकिन जो आपका मस्तिष्क है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता नहीं दिखाई देती है। इसलिए बोलते हैं जब भी आप बाइक चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं भैया, कभी गिरेंगे तो सर पे चोट लगी तो हेलमेट झेलें, क्योंकि अंदर अगर कोशिका डैमेज हुई तो वो रिकवर नहीं होती है सर। समझ रहे हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, कई बार ब्लड क्लॉटिंग होती है, दैट इज अनदर पॉइंट, आगे बात होगी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जहाँ पे हम तंत्रिका तंत्र को भी पढ़ रहे होंगे, है ना, तो उसको देखेंगे। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस आइए। मैं देखिए फिर आपको बहुत आगे ले जाने का कोशिश किया, धैर्यपूर्वक चलिए ना, स्टेप बाय स्टेप। कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और फिर उससे मिलकर बनेगा शरीर, और जो कि बना हुआ है अरबों, जो कि अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, कौन, शरीर। ठीक है जी, यहाँ पे बिल्कुल याद रखें। अच्छा, अब ये जो हम बार बार कोशिका कोशिका कह रहे हैं, आखिर अगर मैं बात करूं कि इसको हम, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल, है ना। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। सारे बेसिक पॉइंट भी मार्क कीजिए यहाँ पे, है ना। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है सर, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। जहां लॉजी लग जाए समझ जाओ अध्ययन, है ना ये चीज। बायोलॉजी, जीव, जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। साइटोलॉजी, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कोशिका का अध्ययन। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, यहीं पे मार्क कर लीजिए इसको, ऊतक का अध्ययन। अब सब ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिंदी देवनागरी में भी यही नाम है इसका, ना ये चीज। तो हिस्टोलॉजी, कई बार परीक्षा में ऐसे भी आपको दे दिया जाता है साइटोलॉजी। तो ये जो अंग्रेजी टर्म मैंने लिखा है इसको देवनागरी में लिख दिया गया है ना ये चीज। चलिए, तो कोशिका का अध्ययन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद कोशिका
का अध्ययन साइटोलॉजी और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। तो कोशिका क्या है, अभी हम बहुत शॉर्ट में समझ पाए। भाई हमारे जीवन की सबसे मूलभूत इकाई है, ये ना हो तो फिर ना टिश्यू बनेंगे, ना अंग बनेगा, ना अंग तंत्र, ना शरीर। और जब अगर ये बनेगा तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर फॉर्म में आएगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा, है ना। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। समझ पा रहे हैं, पौधे जंतु दोनों में मिलेगा और दोनों शरीर जो है कोशिका से मिलकर बन रहे हैं। और ये हम लोग समझ पाए इनके स्टडी को क्या बोल रहे हैं ये चीज। तो कोशिका के संदर्भ में हम लोग बात करें, लेकिन सबसे पहली जानकारी हमें दी किसने यार, ये सेल नामक कोई वस्तु है, ये सेल इसको बोलते हैं, है ना ये चीज। आइए अगले पेज पे चलते हैं, लाइन चेंज करके लिखें कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज ये करने वाले कौन रहे, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। और इन्होंने खोज करी 1665 में, 1665 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। यहाँ पे अभी मैं पूरा रिकैप कर दूंगा आप लोगों के लिए, बट अभी धैर्यपूर्वक समझिए। कोशिका की सबसे पहले जो खोज करी वो करने वाले थे रॉबर्ट हुक। कब करी इन्होंने भाई, 1665, 1665 में कोशिका की खोज हो चुकी थी कि भाई इसको हम लोग कोशिका बोलते हैं, है ना। तो यहीं से हमने कहा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, है ना ये चीज। तो यहाँ पे इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पिता, है ना। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहा गया, रॉबर्ट हुक को कहा गया। और ये जो कोशिका शब्द है बेसिकली ये भी इन्हीं की देन है ना। कोशिका जो शब्द है, कोशिका शब्द भी इन्हीं की देन है, इन्हीं की देन है। कोशिका शब्द, कोशिका जो वर्ड है ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सबसे पहले कोशिका इन्होंने खोजी, इन्होंने कोशिका खोजी कहाँ, कहाँ मिली इनको ये कोशिका, ये सेल, ये फॉर्मेशन कहाँ पाए। नेक्स्ट पॉइंट जरा यहाँ समझ पाए कि इनको जो सेल मिली, आपने देखिए एक चीज यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पेड़ है ना, पेड़ बिल्कुल आप जानते हैं इस तरीके से है। चलिए अब यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कुछ दरार टाइप की पड़ी होती है, देखें आप लोग पेड़ पे कुछ दरार सी पड़ी होती है, कई बार आपने उसको निकोल के खुरिच के निकाला भी हो, कुछ बक्कल टाइप सा बाहर आ गया, है ना ये चीज। उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं, कॉर्क। इस कॉर्क से, पेड़ की जो छाल थी बेसिकली, कॉर्क से इन्होंने सेल की खोज करी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, लाइन चेंज करके लिखें कि पहली बार इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, कि पहली बार कॉर्क, और कॉर्क कहाँ मिला इनको, पेड़ में। और पेड़ में कहाँ से मिला वो मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी बताने का प्रयास किया। तो पहली बार कॉर्क के अंदर इन्होंने देखा, कॉर्क जो कि पेड़ से मिलता है, कॉर्क के अंदर इन्होंने देखा, कॉर्क के अंदर। और जो इन्होंने कोशिकाएं पाई वो सारे डेड सेल थे, ठीक है जी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज तो करी इन्होंने, लेकिन वो सारी मृत कोशिकाएं थी, है ना। तो पहली बार कोशिका इन्होंने कॉर्क के अंदर देखी और ये सब मृतक कोशिकाएं थी, है ना। तो लिख सकते हैं कि वास्तव में ये मृतक कोशिकाएं थी, ऐसे लिखिए आप। वास्तव में ये एक मृत कोशिका थी, मृत कोशिकाएं थी, ठीक है जी। तो आपसे सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि कोशिका की खोज किसने करी है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी इन्हीं को कहा जा रहा है, कोशिका शब्द भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। कहाँ खोजा सबसे पहला सेल, तो पेड़ में, पेड़ विकल्प ना हो तो कॉर्क, कॉर्क टर्म याद रखें आप, ठीक है। और ये जो सेल निकले तो ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि ये डेड सेल थे, ये मृत कोशिकाएं थी। यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं, कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी सर, ठीक है जी। अच्छा, अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी रॉबर्ट हुक ने, अपनी इन खोजों का वर्णन अपनी उस बुक में कर दिया। उस बुक का नाम आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं हम लोग, है ना ये चीज। इसमें और भी गहराइयां, सब कुछ नहीं जानना है, इस तैयारी में यही होता है। अगर आप सब कुछ जानने के क्रम में आगे बढ़े तो पिक्चर गड़बड़ाएगी, और पिक्चर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सर, है ना। आपको विद्वान नहीं बनना, आपको बुद्धिमान बनना है, एग्जाम क्रैक करना है, मेरिट में नाम लाना है सर, पीडीएफ में नाम आना चाहिए, रिजल्ट का पीडीएफ आएगा, राइट, उसमें नाम चाहिए। तो बुद्धिमान बनते हुए आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें अपनी इस खोज का वर्णन वो करते हैं। तो लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने, लाइन चेंज करके लिखें कि रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका संबंधी
अपनी कोशिका संबंधी रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन खोजों का वर्णन खोजों का वर्णन एक इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था माइक्रो, यहां पे नाम लिखेंगे आप लोग, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने अपना वर्णन किया। तो हमारे पास यहाँ पे कई प्रश्न आ जाते हैं, है ना। कई प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर तैयार हैं। यहाँ पर हमारे लिए कई प्रश्न तैयार हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज कौन कर रहे हैं? कौन क्या उत्तर देंगे भाई? सबसे पहले कोशिका की खोज कौन कर रहे हैं? तो आप उत्तर देंगे यहाँ पर रॉबर्ट हुक कर रहे हैं। कोशिका फादर ऑफ साइटोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। पहली बार कोशिका को कहाँ देखा गया? कॉर्क में देखा गया सर। और ये कैसे सेल थे? डेड सेल थे। तो रॉबर्ट हुक ने किन कोशिकाओं की खोज की? तो मृतक कोशिकाएं थी, याद रखें। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। जब एक प्रश्न आपके लिए आता है ना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यहीं से स्टेटमेंट बन जाएगा, यहीं से स्टेटमेंट मिलेगा। और अगर आपको लगे कि भाई अगर इसमें आउट ऑफ द बॉक्स हुआ प्रश्न, तो ऑप्शन भी होते हैं, वहां से आंसर हम एलिमिनेट करके आंसर निकाल रहे होते हैं, राइट। चलिए, तो ये था डेड सेल को लेकर। लेकिन अब बारी थी जीवित सेल को लेने की। जीवित जो हमारा यहाँ पे लाइव सेल है वो कैसे सामने आया उसके संदर्भ में। आइए छोटा सा सबहेडिंग लगाइए और लिखेंगे जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज। ये टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज ये कौन कर रहे हैं सर? इनका नाम है एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। यहां पे नाम याद रखेंगे, लुवेनहॉक। और ये कब कर रहे हैं? 1674 में ये इसकी खोज करें। 1665 में डेड सेल खोज लिए गए थे। पहली बार सेल नाम कुछ आया सामने, हाँ सेल कुछ होता है। लेकिन उसके बाद जीवित कोशिका की खोज कब की गई? यहाँ पे आप लोग याद रखें, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक के द्वारा 1674 में। ईयर के साथ याद रखना, ठीक है जी। हाँ ये चीज। अच्छा, अब इन्होंने ये जीवित कोशिका को कहाँ देखा? भाई डेड सेल तो पेड़ के कॉर्क में मिल गए, है ना। ये जीवित कोशिका हम लोगों को कहाँ मिली? यहाँ पे तालाब के पानी में देख रहे थे। ये कहाँ देखा इन्होंने इसको देखा तालाब के पानी में। कहाँ देखा? तालाब के पानी में इन्होंने देखा, तालाब के पानी में देखा। और ये जो जीवित सेल इन्होंने पाया वो जीवाणु के अंदर पाया कि भाई तो बैक्टीरिया, इसके अंदर कुछ सेल मैं देख पा रहा हूँ। ये कौन? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, तालाब के पानी में, है ना। और इन्होंने इसको नाम दिया, यहाँ पे हम जा सकते हैं एनी मैक्यूली। इन्होंने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया? एनी मैक्यूली इन्होंने यहाँ पे नाम दिया। फिर उसके बाद शुक्राणु, प्रोटोजोआ, इन सब की भी यहाँ पे कहीं ना कहीं खोज की गई। शुक्राणु, प्रोटोजोआ, इन सब की भी खोज हुई। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक तालाब के पानी में देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग याद रखें। और जब इन्होंने खोज करी जीवाणु, शुक्राणु, इन सब की खोज की इन्होंने, उसके बाद इनको कहा गया ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। समझ पा रहे हैं? इनको फिर क्या कहा गया? इन्हें सूक्ष्म विज्ञान, ऐसे लिख सकते हैं इन्हें, मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखेंगे, इन्हें प्रथम सूक्ष्म जीवी कहा गया। इन्हें प्रथम सूक्ष्म जीवी कहा गया। फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है जी, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये चीज। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने तालाब के पानी में देखा, जीवाणु पाए। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने जो जीवित कोशिका इन्होंने एक जगह और खोज की, जीवित पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका वीकेंड से। और जीवित पादप कोशिका उन्होंने प्याज की झिल्ली में इन्होंने फाइंड आउट की। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जीवित पादप कोशिका की खोज, इन्होंने कहा कि इन्होंने की प्याज की झिल्ली में। कहा कि इन्होंने प्याज की झिल्ली में जीवित पादप कोशिका की खोज यहाँ पे कर रहे हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है जहां पे इन सभी का वर्णन ये करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। द सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या है?
दोबारा लिख देते हैं, द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर, इनकी पुस्तक का नाम है प्रकृति के रहस्य, प्रकृति के रहस्य। देखिए एक प्रश्न तो आता है कि टॉपिक वाइज आ गया एग्जाम में, एक प्रश्न आता है 2-3 टॉपिक को, वो MQQ है ना, 2-3 टॉपिक को मिक्स करके प्रश्न दे देते हैं। एक क्वेश्चन आता है बुक्स, जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बुक्स के नाम आप देखते आ रहे होंगे, तो इस तरफ बुक के नाम लिखे होंगे, इस तरफ इनके राइटर, तो भाई मिलान करो कौन सा सुमेलित नहीं है, इनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कई सारे प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयोग इस तरीके से, जो विभाग है वनडे एग्जाम से, इस तरीके के प्रश्नों को रखते चले आ रहे हैं। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है सर, है ना? तो कोशिका के संदर्भ में यहाँ तक आप लोग जरूर ध्यान रखें। अब यहीं पे सेल थ्योरी भी दी गई, ये तो कोशिका जीवित और मृत दोनों हमें समझ में आ गई, किसने खोजी, किस किस क्रम में चीजें आगे बढ़ी। यहीं पे सेल थ्योरी भी दी गई, यानी कोशिका सिद्धांत। आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम लोग सेल स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे बहुत ही डेप्थ में, ठीक है, एक एक पॉइंट के साथ। हेडलाइन दीजिए कोशिका सिद्धांत, हेडलाइन दीजिएगा कोशिका सिद्धांत। कोई शब्द कोई टर्म समझ में ना आए, प्लीज अपने आप कमेंट में अपने विचारों को रखें, जरूर उसको समाधान करेंगे, है ना ये चीज। तो कोशिका सिद्धांत की आप बात करें तो जर्मनी के एक वनस्पति विज्ञानी हुआ करते थे, स्नाइडन, है ना, जर्मनी के विज्ञानी थे, हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञानी है। और हम कह सकते हैं जर्मनी के एक और विज्ञानी है जिनका नाम है, हम लोग याद रख सकते हैं, थियोडर। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत देने में 2 लोगों का हाथ है सर, ये किसके द्वारा दिया गया? कोशिका सिद्धांत दिया गया, किनके द्वारा दिया गया? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है MJ स्नाइडन। क्या नाम है? MJ स्नाइडन। और ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के, हम कह सकते हैं जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी है। ये कौन है? ये जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी है, वनस्पति विज्ञानी, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरे जो व्यक्ति रहे, ये भी जर्मनी के ही हैं, और ये लेकिन जंतु विज्ञानी थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था थियोडर, थियोडर इवान। क्या नाम है? थियोडर इवान। और ये भी जर्मनी के हैं, लेकिन ये जंतु विज्ञानी है, जंतु विज्ञानी है, ठीक है जी। तो कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, ये आपके सामने प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्नाइडन और इवान, दो मोटे मोटे नाम यहाँ पे लास्ट में हम लोग इनको ध्यान रख सकते हैं, स्नाइडन और इवान। अच्छा, अब इस कोशिका सिद्धांत में था क्या? कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें, इस सिद्धांत की प्रमुख बातें लिख सकते हैं, इस सिद्धांत की, इस सिद्धांत की प्रमुख बातें। कुछ थ्योरी सेशन है जो हम लोगों को समझना ही पड़ेगा, यहाँ से बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है जिसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, है ना ये चीज। तो कोशिका सिद्धांत, इस सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या क्या थी? इस सिद्धांत में था क्या भाई? जीवित और मृत दोनों कोशिका हम लोगों ने देख ली, किस क्रम में खोजी गई, कहाँ खोजी गई, उनके संदर्भ में कौन सी बुक रेफरेंस के तौर पे है जहां पे उनके वर्णन हमें विस्तृत रूप में दिखाई देते हैं, ये चीज। अब इन्होंने ये बताया, इस सिद्धांत, इस कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, जरा आइए उसको नोट डाउन करते हैं एक एक करके। इन्होंने पहला यहाँ पे फीचर बताया कि कोशिका सिद्धांत जो है, लिखेंगे, इन्होंने बोला कि जो प्रत्येक कोशिका है, प्रत्येक जीव, जो भी प्रत्येक जीव है, उसकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जितने भी जीव हैं, चाहे वो जंतु है या पादप है, पादप है ना ये चीज। तो पहला पॉइंट लिखें इसमें, इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ऐसा इन्होंने बोला। इसका, इन्होंने, इसकी प्रमुख बातें हैं, कोशिका सिद्धांत से संबंधित क्या नहीं है, एक प्रश्न यहाँ पे तैयार हो सकता है ना। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ये इसकी प्रमुख बात है। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक जीव का शरीर, या जो प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी ये कहा गया है ना ये चीज। तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीव का शरीर एक या, एक या प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। इसको नोट डाउन करेंगे,
कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है जी। इन्होंने ये भी कहा कि जो नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। एक थ्योरी यहाँ पे ये सामने आई। इन्होंने क्या बोला कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई, भाई जैसे मेरे हाथ में चोट लग गई है ना, अब वो यहाँ से खरोच आ गई, ब्लड निकला, अब मैं दवाई मेडिसिन लगा रहा हूँ। अब जो नई कोशिका बनेगी, जो पुरानी कोशिका ऑलरेडी है, वो कहने का विभाजन करेगी और फिर नई कोशिका बना के पुरानी जैसी स्किन कर देगी। तो वही ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि लिखेंगे कि नई कोशिकाएं, नई कोशिकाएं, नई, ऐसे लिखेंगे, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के, पुरानी कोशिकाओं के, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में लिख भी दे रहा हूँ, कोई शब्द समझ नहीं आएगा प्लीज बताइएगा, है ना ये चीज। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज और कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये सिद्धांत ये भी बोलता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी जो मूल संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल जो उसका स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है वो, और जो उसका कंपोनेंट है वो सब समान होता है ना। अगला पॉइंट लिखें यहाँ पर, आप नीचे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ जगह की वजह से, है ना। तो लिखेंगे कि सभी कोशिकाओं की, सभी कोशिकाओं की संरचना, सभी कोशिकाओं की संरचना व रासायनिक संगठन, व रासायनिक, व रासायनिक संगठन समान होते हैं सर, है ना, समान होते हैं। तो ये था हमारे पास कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, और ये किसके द्वारा दी गई, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है। तो दो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं कोशिका सिद्धांत में। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है, बिल्कुल यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आए हैं, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। अच्छा, अब कुछ बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है, बिल्कुल फैक्ट है जो आप लोगों के लिए आ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख दीजिएगा आप लोग अपने नोट में, फैक्ट। वो फैक्ट क्या है यहाँ पे आप लोग याद रखें। आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका को लेकर प्रश्न आता है। हालांकि आगे टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बट यहीं पे इसको मार्क कीजिए। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ऐसे प्रश्न आ जाता है ना। तो सबसे बड़ी समझा आपने, तो सबसे छोटी बता दो भाई, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है जी। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ जी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, यहाँ पे आप लोग याद रखें, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, बिल्कुल यहाँ पे याद रखें। और सबसे छोटी कोशिका किसको बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगला फैक्ट हमारे सामने क्या आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यह आ जाता है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर के बारे में बात हो रही है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, एक प्रश्न ये आप बिल्कुल कंटेस्ट रखें। उसके बाद प्रश्न आ जाता है मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तीन प्रश्न है सर, तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, बिल्कुल फैक्ट है, यहाँ पे आप लोग जरूर मार्क करें इसको। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, वो है अंडाणु, ओवम जिसको बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ओवम, है ना। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो है शुक्राणु, वो है शुक्राणु। ठीक है ना। ये चीज जब हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक, प्रजनन टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहां डेप्थ में समझेंगे ये क्या फंक्शन है ना। ये चीज जिसको स्कूल वगैरह में कहा जाता है अपने आप पढ़ लेना, तो अपने आप पढ़ लेना, फिर क्या बच्चा पढ़ता है, क्या वो समझ पाए, आज उसको नहीं समझ बनती है ना ये चीज। तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे साइंटिफिक वे में। आप सभी छात्र छात्राएं उसको साइंटिफिक वे में समझें, परीक्षा के अनुरूप समझें, है ना ये चीज। चलिए आगे बात होगी। तो लंबी कोशिका के बारे में अगर आपसे प्रश्न आता है तो वो है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका है सर। कैसे है, क्यों है, टॉपिक में आगे आएंगे सारे ये पॉइंट, यहाँ पे डायग्राम की मदद से हम लोग बात करेंगे, जिसको न्यूरॉन बोल रहे हैं, है ना, न्यूरॉन। ठीक है जी। ये चीज क्लियर है यहाँ तक की पिक्चर। तो ये सेल क्या है, सेल का सिद्धांत किसने दिया, ये सारे पॉइंट, बेसिक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है। आइए अब अगले चरण पे, अगले पड़ाव पे हम लोग रुक करते हैं। और अगला आपका जो हेडलाइन है वो है कोशिका संरचना। हेडलाइन दीजिएगा सेल स्ट्रक्चर,
सेल स्ट्रक्चर दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा। अब मानव शरीर हमें पता है कई सारे अरबों खरबों सेल से मिलकर बना है। अब उसी एक सेल को हमने निकाल के यहाँ जूम कर दिया है ना, ऐसा जूम किया गया है। ऐसा आपको नोट में नहीं बनाना है अपने, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे नोट में बनाना है। नाम सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया, नाम सुने होंगे आप लोग, ग्लोबल गोल्जी अपार्टिस, राइबोसोम, लाइसोसोम, डीएनए, न्यूक्लियस केंद्रक जिसको बोल रहे हैं, और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक ईपीआर जिसको बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम सुने आपने। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है आपको, ठीक है। बनाना कैसे है इसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। आज क्लास यहीं तक होल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से टॉपिक कवर करेंगे, जहाँ पे सेल स्ट्रक्चर को समझते हुए इन सभी नामों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसको मार्क कीजिए यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेल स्ट्रक्चर, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलना है ना। तो एक एक करके सभी को धैर्यपूर्वक समझते हुए चलेंगे। पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो आपके नोट्स में होना चाहिए, वहीं से तो आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।